जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से इस बीच बड़ी मांग सामने आई। मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगी। आज बड़ी अहम किस्म की खबरें आई। ईरान की जंग में फैसलाकुन मरहला शुरू का गैर मामूली सूरत-ए-हाल। इस जंग के हवाले से अभी जंग बंदी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। ईरान की 48 घंटे की डेडलाइन और खुफिया डील की कोशिशें भी। इस वक्त सुलह पर सर तस्लीम खम करने पर यह 2 दिन क्यों इतने अहम है। इन्होंने लीड ली है, इन्होंने राब्ते किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जंग बंदी है वो हो जाए। हाउ इज इट सर, क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ? और पेजेश्कियान ने कहा कि युद्ध रोकने में ब्रिक्स मदद करे। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ब्रिक्स आगे आए। क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे? यू विल यूज उनके साथ। ये उनकी तरफ से मांग की गई है और मसूद पेजेश्कियान ने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। हमने कल आपको बताया था, गिनवाया था कि कितने ममालिक अब इस जंग में इन्वॉल्व हो गए। शुरू थे 3, ईरान, इजराइल, अमेरिका। आज जो हमने लास्ट जो हमने गिनवाया था आपको, पिछला शो जाके देखिए, 16 ममालिक। मौत के आंकड़े डरा रहे हैं, दुनिया पर तेल संकट गहराने लगा है। बावजूद इसके अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध विराम के लिए ब्रिक्स देशों की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है और पिछले दिनों ईरान ने ब्रिक्स से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में कहा था कि मौजूदा हालात में ब्रिक्स जैसे मंच की भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए अहम है और पोलैंड, रूस भी मानते हैं कि इस जंग का अंत भारत की मध्यस्थता से हो सकता है। वैसे पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। ऐसे ममालिक जिनकी बहुत खुल के एक दूसरे से नाराजी है, इस हद तक नाराजी है कि उनके इंटरेस्ट क्लैश करते, फिर भी वो कोलैबोरेट भी करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, वो एक दूसरे के करीब भी जाते हैं, दूर भी होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए भी इसमें है। सो कामरान, ये जो बहुत सारे सवालात डॉक्टर आदिल ने उठाए हैं, सबसे पहले भारत के करीब आने की जो चहमगोइयां हैं, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको पता है ना कि वो कहते हैं कि कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट एनिमी नहीं होता, और आप हालात के मुताबिक अपनी जो पोजीशंस हैं उसको तब्दील करते रहते हैं। आपने बाकी डेवलपमेंट्स का तो जिक्र किया। आज अब से कुछ देर पहले जो एक और रिलेटेड डेवलपमेंट है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई है, और ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम, जिन 48 घंटों में से 12 घंटे गुजर चुके हैं, और ये अल्टीमेटम सबसे खतरनाक है क्योंकि इसके बाद जो अमेरिका ने करना है वो तो ईरान के लिए बहुत तशवीशनाक है। लेकिन ईरान ने भी इस अल्टीमेटम पर सरेंडर के बजाय जो अपना प्लान दिया है रिएक्शन के तौर पर, और जो मकामात और जो अटैक्स की डिटेल्स दी हैं, वो मशरिक़े वुस्ता को हिलाकर रख देंगी, और उसके बाद 1% भी चांस नहीं रहेगा कि सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक इस जंग का बाज़ाब्ता हिस्सा ना बने। इसलिए कि 2 फरीकों के दरमियान झगड़े में अगर किसी की मौत हुई तो वो इंसानियत की मौत थी। अगर कोई मर गया तो कौन मरा? इंसान मरा। अगर किसी की हक तलफी हुई तो वो भी एक इंसान की हुई। अगर किसी ने मुश्किलात उठाई तो वो एक मासूम इंसान ने उठाई। इजराइल के आसपास तकरीबन 22 कंट्रीज मौजूद हैं। बारी बारी चुन के उन्होंने सारा सफाया कर दिया। और आप देखेंगे कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो बिल्कुल करीब से करीब होता जा रहा है। ग्रेटर इजराइल की बताना चाहे हदूद क्या होगी तो सोचता हूं तो पांव से जमीन निकल जाती है। अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान की जड़ें काटने की किसी से कोशिश की, हालात खराब करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खौल जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं, मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब
कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की, ये तमाम चीजें जो हैं वो अब नई जनरेशन को पता लग गई है। आप चाहे जितना मर्जी पाबंदी लगाइए, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर बासित जो है बात वो कर रहे थे ईरान की, बात वो कर रहे थे इजराइल की और अमेरिका की, और इस बीच में उन्होंने भारत को वैसे ही बीच में घसीट लिया। भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप जरा अफगानिस्तान की बात तो करते, आप जरा बलूचिस्तान का हाल तो बताते, आप बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक तरह से ये प्रोवोक करने वाली बात है कि हम बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है भारत पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम जो है वो मुंबई और दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं और मुंबई और दिल्ली पे हम अटैक कर देंगे। मतलब इस किस्म की फजूल बातें जिसका ना सर है ना पैर है। बात कहने की ये है कि जब आपकी एक लीडरशिप होती है तो उसकी पॉलिसी कुछ और होती है, दूसरी आती है तो उसकी ऑपोजिट होती है। तो वो जो पहली पॉलिसी बनी हुई होती है ना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमने और आपने मैनिफेस्ट किया भाई। लेकिन मेरे ख्याल से विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कोई भी पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी कंट्री है, उसे अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बदलनी पड़ती है ना। तब शायद वो वक्त की जरूरत था तो हमने वैसा किया, आज वक्त की जरूरत शायद ये पॉलिसी। मैं आपको बताऊं उस वक्त भी हम किराए के कातिल थे, हमें फंडिंग होती थी 80s में। फिर वॉर ऑन टेरर में हम मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ तब भी हम किराए के कातिल बने हुए थे, जब ड्रोन हमले होते थे सारे। ये अब भी यही है ना, आप अफोर्ड कर सकते हैं और ना होना चाहिए। दुश्मनियां कम करने के बजाय आप बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके बाकी के जो कई टीवी पैनलिस्ट जिनके साथ जो है ये बासित साहब शो भी करते रहे हैं, जिसमें के जैद हामिद साहब भी शामिल हैं, जिनके साथ जो है वो यही बासित साहब जो है उनके शोज टीवी पर आया करते हैं, उनके साथ बैठकर भी यही बातें की जाती हैं। यही कहा जाता है कि जी हम तो गजवा हिंद कर देंगे और हम तो ये कर देंगे, हम तो जाकर दिल्ली में लाल किला के ऊपर हम पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे। जरूर लहराइएगा, बिल्कुल लहराइएगा। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अगर आप में हिम्मत है और आप वाकई समझते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप दिल्ली के लाल किला पे जाकर पाकिस्तान का परचम लहराइए। लेकिन उससे पहले जरा यही परचम लेकर बलूचिस्तान चले जाइए। ईरान ने मांगी है मोदी से हेल्प। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का दबदबा देखकर हैरान है दुनिया। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, ब्रिक्स समिट से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। ईरान जो अब ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है, उसने खुलकर इंडिया और पीएम मोदी से हेल्प मांगी है। लेकिन यह मदद किसी जंग के लिए नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पावर का यूज करे और ईरान पर हो रहे अटैक्स के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाए। बेसिकली ईरान चाहता है कि इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट करे। अब सवाल यह है कि ईरान ने इंडिया को ही क्यों चुना? सिंपल है, आज के टाइम में इंडिया की ग्लोबल इमेज इतनी स्ट्रांग है कि जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इवन रशिया और चाइना जैसे देश भी इंडिया के स्टैंड की रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया ये सब देख के बौखला गई है। उन्हें हजम नहीं हो रहा कि इंडिया कैसे ग्लोबल पीस मेकर बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ईरान की हेल्प करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।